2018 का लास्ट पार्ट है। 81 क्वेश्चन करिए। 81 क्वेश्चन में नॉलेज से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। आराम से देखिए। ये बोल रहे हैं कि सैंड माइनिंग के क्या क्या पॉसिबल, बोल रहे हैं क्या क्या पॉसिबल कंसिक्वेंसेज है, क्या क्या हो सकता है। आप मोटे दायरे में देखिए, है ना। सैंड माइनिंग अगर रिवर बेड में करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। अब ये बताइए कि सैंड माइनिंग अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है। सैंड माइनिंग खराब चीज़ है। यूपीएससी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि उसके क्या क्या पॉसिबल कंसिक्वेंस हो सकते हैं। तो क्या वो आपसे कुछ अच्छे कंसिक्वेंस पूछेगा या बुरे कंसिक्वेंस पूछेगा? हाँ। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बुरे कंसिक्वेंस तो पूछेगा आपसे। सैंड माइनिंग की बात हो रही है। लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, बुरे कंसिक्वेंस पूछेगा। ये दो तीन तो होंगे, आपको अच्छे से पता है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1 2 3 और 2 3। दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि सैंड माइनिंग के खराबी कंसिक्वेंस पूछेगा यूपीएससी। अगर पूछेगा तो खूबियां तो नहीं बताएगा आईएएस को कि भाई क्या क्या अच्छा होता है। चलो सैंड माइनिंग करवाते हैं। डिक्रीज, और वो भी रिवर बेड में बोल रहा है भाई, रिवर बेड में बोल रहा है। रिवर को खोद के सैंड निकालने की बात कर रहा है और उसका पूछ रहा है कि क्या इंपैक्ट होगा, और आपसे कभी पॉजिटिव पूछेगा नहीं। तो पॉल्यूशन होगा, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल होगा, बिना सोचे लगा दीजिए। अब आपके पास बच गए दो। अब इस दो में से देखिए, पहला क्या है, डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर। अच्छा ये बताइए कि रिवर में सैलिनिटी बढ़ना या ग्राउंड वाटर में सैलिनिटी बढ़ना, आपके पीने के पानी में टैप वाटर में सैलिनिटी बढ़ना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियस है, हर कोई जानता है कि रिवर में सैलिनिटी, वो फ्रेश वाटर रिवर है यार। जितना पीएच मेंटेन रहेगा न्यूट्रल, उतना अच्छा है, पीने योग्य पानी रहे। हालांकि रिवर का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीने योग्य पानी रहे, उसी से आसपास के ग्राउंड वाटर की डिस्चार्ज होती है कहीं ना कहीं रिस्क के रिवर बेड में। तो ऑब्वियस है कि फ्रेश वाटर की बात हो रही है, अगर रिवर की बात हो रही है, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, तो सैलिनिटी का बढ़ना इज अ बैड थिंग, सैलिनिटी का घटना इज अ गुड थिंग, राइट। सैलिनिटी का बढ़ना इज अ बैड थिंग, इतना तो हम पक्का श्योर हैं। तो वो नहीं दिया यहाँ पे, तो डिक्रीज सैलिनिटी बोलना है, तो वो सिंपल आंसर निकल जाता है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नॉलेज की जरूरत, तो ट्रिक तो लग गया यहाँ पे। अब ये ट्रिक का मैं क्या नाम दूँ? इसका मैं नाम दूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नहीं दे सकता ना। तो ऐसी चीज़ें करनी है, इसीलिए ये पूरी आपकी क्लासेज यूनिक है नॉलेज के बेसिस पे। देखिए पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, क्यों होगा? क्योंकि अब कभी भी जो है सैंड की खुदाई करोगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें, टर्बुलेंस बढ़ेगी रिवर के बेड में, और वो डिस्चार्ज होगा आसपास के पानी में, तो ग्राउंड वाटर तो आपका पॉल्यूट होगा। दूसरी बात, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल कैसे होगा? ये क्या होता है कि जो रिवर होती है उसके आसपास वाटर टेबल मेंटेन्ड है ना, चापाकल वगैरह, कुआं वगैरह सब है। होता क्या है कि जब आप बालू पूरा खोद देते हो तो वो एक तरह का पिट बन जाता है पूरा, है ना, ऐसे पिट बन जाता है। तो सारा पानी अंदर घुस गया, तो जो ऊपर से सरफेस से थोड़ा बहुत, जो सरफेस एरिया नहीं कहिए, ऊपर के लेयर से डिस्चार्ज आता था आपके ग्राउंड वाटर में, वो न जाके अंदर चला जाएगा। ये अंदर पिट बन गया, तो आपका भी जो यहाँ पे सरफेस का वाटर था, आपका जो वाटर टेबल था, वो भी उधर घुस जाएगा। तो फिर आपका पानी भी कुएं का नीचे चला जाएगा साथ में। तो देखिए लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल ऐसे हो गया। अब डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, हाँ, डिक्रीज सैलिनिटी कैसे? इसका उल्टा होता है, इंक्रीज सैलिनिटी होती है। मैं बता रहा हूँ कैसे। रिवर बह रही है, गंगा जा रही है, यहाँ पे समुद्र में खुल रही है। अब इसका रिवर बेड आपने नीचे गिरा दिया, क्योंकि आपने तो बालू खोद दिया पूरा, तो नीचे से जो सतह बनी थी, चली पानी का लेयर नीचे चला गया। अब समुद्र का पानी जो है, जैसे ही हाई टाइड आएगा इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो सैलिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सैलिनिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, खास करके कोस्टल एरिया में। और ये तो पॉसिबल पूछ रहा है, तो कोस्टल एरिया भी इंक्लूड करिए फिर। तो इंक्रीज्ड सैलिनिटी अब समझ गए, पॉल्यूशन भी समझ गए, लोअरिंग भी समझ गए। इस तरह से आपका जो नॉलेज से भी आंसर निकल जाएगा। और ट्रिक से बड़ा आसान था, बस आप सेंटिमेंट समझ ले कि भाई निगेटिव कंसिक्वेंस पूछेगा। इजी क्वेश्चन। एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। भैया ऑर्गेनिक मैटर रहता है ना, तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रहता है। और अभी इसी क्वेश्चन पेपर में टिलेज जो है वहाँ पे डिस्कस हुआ है। और टिलेज में मैंने क्या बोला था? सॉइल का लॉस होना, इरोजन का प्रिवेंशन होना, इसलिए हम लोग टिलेज कम करते हैं। और टिलेज करके हम करते क्या है? टिलेज करके हम ऑर्गेनिक मटेरियल निकाल देते हैं, पुराने खरपतवार। तो उसको अगर सॉलिड रखेंगे, टिलेज नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल रखेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे, अगर ये आप सारी चीज़ें करोगे ना, तो सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है बढ़ जाती है। तो वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेज नहीं, इट इंक्रीजेज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यार बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे भी पॉजिटिव की बात है, निगेटिव की बात है। आप कह रहे हो कि ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में होना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में होना अच्छी बात है, तो उसका इम्पैक्ट बुरा कैसे हो जाएगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी?
पढ़ो ना, कितने इजी तो क्वेश्चन बन रहे, कहाँ दिक्कत है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, अगेन एक निगेटिव स्टेटमेंट। सॉइल है, सॉइल सल्फर सल्फर के साइकिल में नहीं देगा योगदान। इंसान मरता है, जानवर मरते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल सारे जो मर के होते हैं सॉइल में मिलते हैं, और सब में जो है कहीं ना कहीं इंसान के बायोमोलिकुल में सल्फर होता है। तो फिर वो जब सब मिट्टी में ही मिलते हैं तो सल्फर के साइकिल में सॉइल कैसे नहीं योगदान देगा, तो फिर क्या योगदान देगा? हम्म, खुद बताइए आप। सॉइल की बात है, अच्छी बात है ना, तो सॉइल तो सल्फर के साइकिल में उपयोग करें, सॉइल तो रहेगा यार, सॉइल नाइट्रोजन में भी इन्वॉल्व होता है। खत्म, टाटा। इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, पूरा पंजाब की जमीन खराब हो गई है। हद से ज़्यादा इरिगेशन करोगे, हद से ज़्यादा इरिगेशन करते करते क्या होता है, पूरा जो है आपका जो सॉल्टी मटेरियल है ऊपर आ जाता है। इसके लिए कैपिलरी एक्शन जिम्मेदार होता है। सॉइल के सारे छेदों में आप पानी भर देते हो, सॉइल के सारे छेदों में जो अंदर जो एयर वन है पानी भर देते हो, तो फिर जो सॉइल का जो है वो मटेरियल, सॉल्टी मटेरियल जो है पत्थर वगैरह का, वो बाहर आने लगता है। इसी से होता है सेलेनाइजेशन। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सॉइल की सेलेनाइजेशन हो जाएगी तो उस पर किस चीज़ का छिड़काव करते हैं, शंकर इसमें बताया हुआ है, किस चीज़ का छिड़काव करते हैं उसको रेस्टोर करने के लिए। 3 तरीके बताइए, खाली यही नहीं होता छिड़काव नहीं होता, और भी तरीके होते हैं। समथिंग लाइक फ्लशिंग इफ यू रिमेंबर। 83, द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज a United Nation mechanism to assist countries transition toward greener and more inclusive economy। यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री जो है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाए। तो ये बोल रहे हैं कि पेज कब से आया था, द अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015। पेरिस तो काट सकते थे ना, पेरिस तो बच्चों के रटा हुआ है कि क्या क्या निकला, तो पेरिस तो काट सकते थे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 न्यू दिल्ली। अब ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। तो ये अगर नॉलेज होगी, और वो भी डीप नॉलेज चाहिए, कि 2012 का तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था रियो डी जेनेरो, वहाँ से निकला था ये ब्राज़ील से। तो अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो वन हैज़ टू नो। बट पेरिस रिमूव कर सकते थे तो 3 में आप रिस्क ले सकते थे, फिर आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो 84, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन, है ना, 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन। साइंस का एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना मत देखिए। 3D प्रिंटिंग से आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी बना सकते हैं, ब्रेकअप के बाद कोई इशू नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बारेन आइलैंड वॉल्केनो इज एन वॉल्केनिक लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। ओह सही बात, तो अंडमान निकोबार में एक ही तो इंडिया का है वॉल्केनो। बारेन आइलैंड इज अबाउट एक्टिव वॉल्केनो। बारेन ये आइलैंड इज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। नहीं, आप मैपिंग कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार नहीं है। ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार में तो जाइएगा तो आपके तो मलयन पेनिनसुला वगैरह आने लगेगा यार, ये नहीं होगा। द लास्ट टाइम बारेन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। एक बात बताऊं, जब उस टाइम पे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना तो आराम से सॉल्व कर लेते, अभी दिक्कत आ जाएगी। 2017 के जनवरी में इरप्शन देखा गया था, दैट्स वाई ये 2020 में आया है, ठीक है। 1991 में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद 2017 में भी हुआ है। अभी सुना है कि 2020 में भी इरप्शन हुआ है, इनफैक्ट तो हुआ है ना, 1 ओनली, ये दोनों गलत है। 85 के बाद 86 आता है ना, हाँ 86। वाई इज ए प्लांट कॉल्ड प्रोसोफिस जूलिफोरा often mentioned इन न्यूज। इनवेजिव स्पेसीज है, बाहर से आया है, ये शंकर आइस वगैरह में दिया हुआ है, प्रोसोफिस जूलिफोरा। अब इसमें क्या है, एक प्लांट का नाम दिया, वो न्यूज़ में क्यों है? कॉस्मेटिक बनाते हैं, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज वेयर इट ग्रोज, इट एक्सट्रैक्ट्स इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड। अब क्या करें, अगर आपको इन्वेजिव स्पीसीज का नहीं पता तो कौन सा ट्रिक लगेगा? 4 तो स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रिक बाजी तो चलेगी नहीं। इन्वेजिव स्पेसीज है, आपकी लोकल बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देगा, खुद का काम चलाता है ना। 87, कुछ स्टेटमेंट दिए 1 2 3, बताइए कि करेक्ट कौन सा है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। मैंने आपको करंट अफेयर में डेली में बता दिया है कि कोरल रीफ जो होते हैं ट्रॉपिकल वाटर में होते हैं। इनफैक्ट इंडिया का अराउंड ऐसे वर्ल्ड की मैपिंग बनेगी ना, यहाँ पे इंडिया मान लीजिए, तो कोरल रीफ आपके जो होते हैं ऐसे बनते हैं, कोरल्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल वाटर में, थोड़ा और नीचे ले लीजिए खाली रह जाएगा, ट्रॉपिकल वाटर में बनते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ऐसी जगह पे होता है। आप सुना है कि इंग्लैंड में, इंग्लैंड के आसपास कोरल रीफ हो। वर्ल्ड का ग्रेट बैरियर रीफ भी तो ऑस्ट्रेलिया में है।
आपके इंडिया में भी देखेंगे कि इंडिया के मैप में गुजरात वाले एरिया में कोरल रीफ यहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा सा महाराष्ट्र में नीचे, ये गल्फ ऑफ खंबात में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ खंबात में नहीं है, थोड़ा सा फिर नीचे महाराष्ट्र के एक लोकेशन में है, फिर जो है आपके ये इसके बीच में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ मन्नार में है, और फिर आपके अंडमान निकोबार के आसपास ऐसे करके हैं। तो ये आपके कोरल रीफ है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ट्रॉपिकल वाटर में होते हैं, ये बात सही है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आ गया ना नाम एक बार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये दोनों साथ ही जाएंगे, ट्रॉपिकल वाटर में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस साथ ही जाएंगे, ठीक है। कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर देन एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। छोटे छोटे एनिमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे करके, छोटी छोटी फिशेज होती हैं, ऐसे करके इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा हो जाती है। और ये यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, 2018 में ही आया हुआ था। 88 मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय UNFCCC के सेक्रेटेरिएट ने लॉन्च किया था, करंट अफेयर में आ रहा था, उसके अलावा और कोई और उपाय नहीं है, ये करना पड़ेगा आपको। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ मतलब एकदम अर्जेंट है, जल्दी से चेंज करिए, क्लाइमेट न्यूट्रल बनाना है, ग्लोबल टेम्परेचर कम करना है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल, एजुकेशन 3 क्वेश्चन हो गया एजुकेशन से कॉलोनी में। देखिए फोकस एरिया संस्कृत कॉलेज है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी फोकस एरिया रहेगा, ठीक है। संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था, कलकत्ता कॉलेज, कलकत्ता मदरसा किसने बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था। तो ऐसे मैचिंग आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िए, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 ओनली राइट है। एंड देन कम्स वेरी 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 क्या क्या था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेन का कैटलोनिया जो है वो एकदम अलग होना चाह रहा था कि हम अलग से इलेक्शन कराएंगे, हम जो है यहाँ से निकलेंगे, रेफरेंडम कराएंगे, इसलिए कैटलोनिया न्यूज़ में था स्पेन में, ये बिल्कुल सही है। और क्रीमिया हंगरी में नहीं है, क्रीमिया आपके क्रीमियन पेनिनसुला की बात हो रही है, तो वो आपकी यूक्रेन रशिया साइड की बात होगी ना। क्रीमिया कहाँ की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, जिसको रशिया ने ले लिया ना। ये ब्लैक सी में यूक्रेन का पार्ट है क्रीमियन पेनिनसुला, इसको रशिया ने जो ले लिया और अपना रास्ता मस्त खोल लिया, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। और उधर कैटलोनिया जो है अपना अलग इलेक्शन करा के बोल रहा है कि हम अलग देश बनाएंगे, तो वो न्यूज़ में था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो स्पेन वाला था न्यूज़ में, वो हम जानते थे कि 1 सही है, 1 सही है, हम जानते थे, तो कम से कम इतना एलिमिनेट कर सकते थे। अब बात हो रही थी कि 1 2 3 होगा या 1 3 होगा, तो क्रीमिया जो है वो रशिया की बात हो रही थी, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो इस तरीके से हम आराम से आंसर पे 1 3 पे आ गए थे, है ना। ओरामिया नहीं भी, सॉरी मिंडानाओ नहीं भी पता था फिलीपींस में, तो चूंकि 2 लोकेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो हमने आराम से कर लिया था कि कैटलोनिया का हमें पता था कि स्पेन में है, तो 1 सही था। और क्रीमिया जो है यूक्रेन या रशिया कुछ बोल दीजिए चलता, तो दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये रॉन्ग था, हम इतना जानते थे। तो 1 सही था, 2 रॉन्ग था, है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचता क्या है आपको फिर जो है 3rd और 4th देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 3rd और 4th जो है काफ़ी डिफिकल्ट है। मिंडानाओ फिलीपींस में है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इस तरह से भी चीज़ें होती है, जो न्यूज़ में आया था वो 2 ऑप्शन बना के यूपीएससी ने डाल दिया, आप बाकी अपना दिमाग यूज़ करिए। यूपीएससी नहीं चाह रहा था कि चारों आप जाने, 2 से काम चला ले। 91 द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया, ये कब बना था, 1957 में। आपको मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले विकीपीडिया से। सीपीआई की गवर्नमेंट जो है, मेजॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ ही रही थी, वो सॉरी अपोजिशन में, लेकिन स्टेट की बात करें तो पहली स्टेट जहां पे अपोजिशन ने गवर्नमेंट बनाई थी वो केरल था, और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1957 में बनाई थी। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था। एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। एंड गोवा बिकेम ए इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। गोवा कब बना, इंडिया में कब आया, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो गोवा इंडिया में 1961 में आया ना कम्प्लीटली। तो हम ये जानते हैं कि गोवा 1961 में आया। और एक हम ये जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी, या हो सकता है एग्जाम में, चलिए नहीं ऐसे देखते हैं कि अभी आपको इतना नॉलेज नहीं हो मान लीजिए, तो गोवा जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बना कब, 1961 में। और जो ये आपकी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनी, गोवा वाला पार्ट आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, और आरबीआई एसबीआई आप इकॉनमी में पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते हैं ना, बैंक का कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ था, और उसमें कई सारी कमेटी आई हैं, नरसिम्हन कमेटी, तो बैंकों की संख्या कैसे कैसे बढ़ी है, फिर पेमेंट बैंक आए हैं। या आपको इकॉनमी का बेसिक पढ़ना है ना, तो आप जानते हैं कि एसबीआई कब बनी थी, एसबीआई बनी थी 1955 में। अब हमें इतना पता है कम से कम कि 2 के बाद 4 आएगा, इतना तो पता है। गोवा 1961 में बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बनी,
तो 2 के बाद 4 आएगा, इतना हमें पता है। पहला स्टेटमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 2 तो आपने एलिमिनेट कर लिया, आपके पास बच गया 3124, नहीं तो 3214। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ की नॉलेज की, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन जीती थी 1957 में। तब हम इतना भी जान गए कि 1 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, और 1 इन दोनों के बीच में आएगा तो फट से फिर आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए। 1 आना है किसके बीच में? 1 आना है 2 और 4 के बीच में। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहाँ लेकिन 2 और 4 के बीच में 1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो सबसे पहले एयर इंडिया जो है नेशनलाइज्ड हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडियाज लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ट्रिक समझे ना आप? गोवा का हमें पॉलिटी से पता है 1961, स्टेट बैंक का हमें पता है किससे? 1955, आपके इकोनॉमी से। तो इतना हमने सेट कर लिया कि 2 के बाद 4 आएगा, लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है। 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, तो हमने 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दिए। अब हम बच गए इसमें। अब या तो आपको एयर इंडिया की नॉलेज हो, नहीं तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी वाला नॉलेज हो। कम्युनिस्ट पार्टी वाला नॉलेज ज़्यादा आसान है, तो 1957 इतना कम से कम अगर पता रहता कि स्टेट गवर्नमेंट में एक जगह कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी 1957 में, अपोजिशन की पहली पार्टी थी भाई किसी स्टेट में। थोड़ा भी जो फेडरल पढ़ेगा हिस्ट्री इंडिया की तो जानेगा ना इतना। तो हम जानते हैं कि 1957 में ये हुआ था। सो नाउ वी आर श्योर कि 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। 2 1 4 की क्रोनोलॉजी हमने सेट कर लिया। अब 3 हम नहीं जानते, और 2 1 4 की क्रोनोलॉजी तो बस यही है, तो आंसर आ गया। 1953 में एयर इंडिया जो है नेशनलाइज हो गया था। तो इस तरह से 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और उसके बाद 4, और बी आंसर आएगा। ठीक है, समझ गया ना? ऐसे लॉजिकल रीजनिंग भी लगाइए एग्जाम में। देन दिस क्वेश्चन कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and personal liberty. Which of the following is the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 21, right to privacy. Article 21 पुट्टा स्वामी किस, ठीक है। शादी करने का भी आर्टिकल 21, ये भी पूछा ना, राइट टू मैरी विद फॉर समवन अपने में हिसाब से। क्वेश्चन ये सारे आपको दिए हुए 1 से लेकर 7 तक। अब बोल रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मिला जुला के आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके किसके लिए होता है। अब हमें नहीं पता है, ठीक है, हम गधे हैं। हमें जो है 22 क्रॉप देता है एमएसपी के लिए गवर्नमेंट, और उसके बेसिस पे 2 और क्रॉप की होती है, तो टोटल मिला जुला के गवर्नमेंट अनाउंस करता है 22। रिकमेंडेशन होती है सीएसीपी की, और उसके बाद जो होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी की, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो एमएसपी जारी कर देते हैं 22 क्रॉप की। ठीक है, 22 की याद रखिएगा, 23 की नहीं, गलत लिखा हुआ कहीं भी। 22 की क्रॉप की करते हैं, उसके बेसिस पे 2 और क्रॉप होती है, डी हस्ट कोकोनट वगैरह की, और एक क्रॉप है कोई। इसके अलावा एफआरपी होती है, एफआरपी ओनली शुगर केन की होती है, उसके लिए भी सीएससीपी और यही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर करते हैं। लेकिन एफआरमी जो है बहुत कुछ स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को भी कंसल्ट किया जाता है, वो अलग चीज़ है। तो वो तो शुगर केन तो यहाँ पे नहीं है, तो वो हमें नहीं देखना, उससे हमें कन्फ्यूज़ नहीं किया। हमें कन्फ्यूज़ किससे किया है? हमें कन्फ्यूज़ देखिए, बहुत चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी, कॉफ़ी है यार। कॉफ़ी इज़ ए वेरी कॉस्टली थिंग, ओके, कॉफ़ी इज़ ए वेरी वेरी कॉस्टली थिंग। अब कॉफ़ी जो आपकी औकात है खरीदने की तो खरीद के देखिए, हम तो चाय पीने वाले, आपकी होगी 150, 200, 1000 रुपये किलो मिलता कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ ए वेरी कॉस्टली थिंग। अच्छा, कॉफ़ी या रोबस्टा, कॉफ़ी या अरेबिका, 2 तरह की कॉफ़ी होती है इंडिया में। एक और भी शायद वेराइटी, अगर आप बताइएगा 2 की जगह 3 होती है तो तीनों का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। कॉफ़ी नहीं होगा, इतना हमें पता था। ठीक, बी आंसर आ गया ना, काम खत्म, टाटा बाय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अरुणाचल प्रदेश, पक्के इज ऑल्सो नोन एज पाखोई। ये आपको मैपिंग में पढ़ाया ना, देखिए मैंने सोच के थोड़े पढ़ाया था मैपिंग में कि ये आया हुआ है। विथ रेफरेंस टू द इंडियाज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, वेयर GSLVs आर डिजाइन टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on the earth. GSLV Mk3 is a 4-stage launch vehicle with first and third stage solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rock engines. तो अब हमें क्या है ना कि इन सब चीज़ों के बारे में PSLV GSLV के बारे में एक बार पलटना पड़ता है।
मैं भी यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। आपको PSLV GSLV जो है अपने सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, MK3 तो करंट अफेयर में इतनी बार आया था ना, क्योंकि MK3 के सबसे एडवांस्ड है और उसी का यूज़ करके आजकल हम सब कुछ लॉन्च कर रहे हैं जो भी हैवी वेट का है ना। तो यहाँ पे वन ओनली आंसर, आप एक्सप्लोर करिएगा, आप GSLV देखिए, PSLV देखिए, उसमें जो है MK वाला जो इवोल्यूशन है देखिए, और कुछ नहीं तो मेरा PT 365 का पिछले साल का लेक्चर देख लीजिए, हर जनरेशन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया और इस बार भी कर दूंगा। With reference to the government of public sector banking in India, governance of the public sector banking, consider the following. Capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. Okay. To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected. Okay. सेकंड तो पक्का राइट है। पब्लिक सेक्टर बैंक को जहां भी हमने वीक को देखा तो उसको स्ट्रांग के साथ मर्ज किया, 2 बार रिसेंटली मर्जर हो गई। तो पहले हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ढेर सारे बैंक मर्ज किए थे मिलते जुलते वाले पब्लिक सेक्टर के। तो पर्पस तो यही था ना कि हमें एसोसिएट बैंक जो है मर्जर करके पेरेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ऑर्डर में करें, ऑर्गेनाइज करें, सही करें चीज़ें, स्केलिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, एक्सपर्टीज देखना, NPA कम करना आपस में मिलजुल के। तो 2 तो राइट है। व्हाट अबाउट फर्स्ट, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। पूरे एक डिकेड में नहीं, एक आध साल में जो है कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ाया गया जब से NPA की प्रॉब्लम आई है। 10 साल से ये काम नहीं हो रहा। 2 ओनली आंसर होगा। 10 साल कोई चीज़ नहीं होती। ओके, 10 years इज a लॉन्ग टाइम। Consider the following items: cereal grains hulled, chicken egg cooked, fish papadana, newspaper containing advertising material। इसमें से कौन जो है GST के लिए एग्जम्प्टेड है? UPSC ने आंसर दिया था 1 to 4, इस पे बहुत हंगामा हो रहा था। न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल होगा कि नहीं होगा? न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल, नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, न्यूज़पेपर में जो ऐड दोगे तो वहाँ GST की बात होगी, लेकिन न्यूज़पेपर पे ही GST की बात होगी ये नहीं बोला था, है ना? तो इसलिए वो एग्जम्प्टेड है। ओके, 1 to 4, 1 to 4। फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड ये क्यों होगा, है ना? चिकन एग्स कुक्ड, ओके, सीरियल गेंस हर्ल्ड, ये दोनों 1, 2 और 4 एग्जम्प्टेड हैं। ये GST जिसने पढ़ा होगा उस टाइम पे वो करके जाएगा तो सही से हो जाएगा। GST के अभी आप देखो ना, GST के भी तो 2 क्वेश्चन हो गए मिला जुला के। डिमोनेटाइजेशन GST ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी न्यूज़ में रहती थी। 98, अदर डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट। बैगास ये ट्राइब का नाम है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्राइमेटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। नहीं, यही दिक्कत है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लुक्स फॉरवर्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, नॉट अबाउट द ट्राइब्स। when ट्राइब का इशू आएगा, ट्राइफेड का इशू आएगा, ट्राइब के सामान बनाए हुए चीज़ों की ये आएगा, फॉरेस्ट ड्वेलर की बात आएगी, है ना? उनके जो है आर्टिफैक्ट्स की बात होगी जो आर्ट की चीज़ें बनाते हैं, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात आएगी, ट्राइफेड की बात आएगी, उसके MSP की बात आएगी। इन सब में ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन्वॉल्व हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। थर्ड हम जानते हैं कि रॉन्ग है, थर्ड जानते तो आंसर 1 and 2 नहीं समझने की जरूरत है, राइट वगैरह इतने में फंसाया आपको। देखिए जहां भी ट्राइब आ जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन्वॉल्व होने लगेगी जंगल में। 99, कंसिडर द फॉलोइंग: बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्प्रेड प्लांट डिजीजेज। एक बात बताओ, एक प्लांट में डिजीज हो गया, अब उस पर चिड़िया आई, गाना गाई, गाना सुनाई, तोता मैना आया, आपस में प्यार किया, या मान लीजिए कि चमगादड़ आ गया वहाँ से उसने फल को काटा, डिजीज था फल में, उसको लेके किसी और फल पे जाके बैठा दिया तो फैलेगा कि नहीं? डस्ट आया, डस्ट लगा प्लांट पे, उसमें जो है बैक्टीरिया वायरस घुस गया, डस्ट कहीं और जाके बह के चला गया हवा के साथ तो लगेगा कि नहीं? बारिश हुई, ऊपर के ट्री से बारिश हुई, नीचे की ट्री पे पत्ते पे जो है डिजीज गिर गया, फैलेगा कि नहीं? विंड ब्लोइंग, अगर डस्ट ब्लोइंग से होगा तो विंड ब्लोइंग से नहीं कैसे होगा? क्या मजाक है, ये क्या क्वेश्चन हुआ? हाँ, ये कोई क्वेश्चन हुआ? बोलने की मतलब कि छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ, है इजी तो है, मैं क्या करूँ, कोई बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ, है इजी तो है, हमें तो क्वालिफाई करना है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुल होकर निकलो और एक बार बोलो कि नहीं ये काम आया, बस इतना है। इसीलिए मैं रात के कितने बज रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं अभी, घड़ी देखो, लग रहा होगा आपको, ये देखो लेफ्ट साइड में, है ना, 4:40। जग के रात भर में ये बना रहा हूँ मैं, 4 घंटे का रिकॉर्डिंग करके रहूँगा क्योंकि मुझे देना है।
कि आई नो कि जो ये करके जाएगा, दिल से करके जाएगा, उसका सिलेक्शन होना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, कॉमन सेंस होना चाहिए। बाकी सेंस तो क्वेश्चन दे रहा है खुद ही से। सोचो नहीं ये क्या क्वेश्चन होगा, आप खुद सोचो, किसी को दिखाना। 5 साल के बच्चे को पूछना 5 ईयर के कि बाबू एक बात बताओ, एक ट्री में जो है घाव लगा है, एक ट्री में जो डिजीज हुआ है, अब वो वहाँ पे चिड़िया आएगी और दूसरे ट्री पे लेके जाएगी तो फैलेगा कि नहीं? अच्छा बाबू उस पर धूल चिपकी है और वहाँ से धूल जो है उड़ के किसी और चीज़ पे चली जाएगी तो होएगा कि नहीं? अच्छा बाबू उस पर पानी गिर गया तो नीचे के पत्तों पे पानी गिरेगा तो डिजीज फैलेगा कि नहीं गिरेगा? नीचे और ट्रीज भी तो होते हैं यार, विंड ब्लोइंग, मान लो किसी हवा चली और वहाँ से जो बैक्टीरिया लग गया किसी और पेड़ पे पहुँच गया तो होगा कि नहीं? देखना आपको बाबू छोटा बच्चा घर में क्या बोलेगा, आप मुझे बताना खुद से। ये 5वें साल के लिए है, 3 साल का बच्चा इसका आंसर कर देगा। कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे तो हैं। अब जीएसटी वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, वहां पे बोल देगा कि मारूंगा एक खींच के, हमसे क्या पूछ रहे हो, अपना देख लो जीएसटी। यहाँ पे थोड़ा सा जो बड़ा बच्चा कर देगा कि जहाँ भी देखते हैं कि फॉरेस्ट राइट की बात आ जाती है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात आ गई तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर इन्वॉल्व होगा ना। एनवायरमेंट फॉरेस्ट इसमें क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बताइए? हैबिटेट राइट की बात हो रही है तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री क्या करेगा वहां पे? फॉरेस्ट राइट, हैबिटेट राइट, ये तो ट्राइबल अफेयर्स देखेगा ना 100, और वो देखेगा ट्राइबल अफेयर तो हो गया ना। फिर क्या आप तो डिफिकल्ट बोलोगे हम इसको जबरदस्ती। 100 विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एनपीओपी इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हद हद मजाक है, हद मजाक है, और कुछ नहीं मिल रहा था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अरे कंफ्यूज करना था तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डालते, लड़के गलत कर डालते, क्योंकि यह है ये स्कीम अपेडा का, और अपेडा का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डालते तो हम कंफ्यूज हो जाते, हम मार के चले आते भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात हो रही है। लेकिन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसके एक्सपोर्ट वगैरह की बात होगी, इसलिए यहाँ पे अपेडा इन्वॉल्व है। अपेडा इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, गलत है ये, क्या करूँ? द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स अपेडा functions as the secretariat for the implementation of NPOP। वाह, अरे मजेदार भाई मजेदार। एक तरफ बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अपेडा इन्वॉल्व है। अपेडा है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलग है। तो ये दोनों का साथ बनाने का ऑप्शन क्या जरूरत था, क्या जरूरत था? दोनों कैसे हो सकते हैं? 1 और 2 साथ में कैसे हो सकते हैं? अरे अच्छा एक और जा रहा है, 1 और 2 साथ में कैसे हो सकते हैं यार? क्या करूं अब, क्या करूं, मैं मर जाऊं? और जब ऐसा हो जाए सिचुएशन तो 2 स्टेटमेंट सही होते हैं। अब बात को समझिए, इन्होंने पहले बोल दिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, मैं नहीं जानता हूं क्या स्कीम है, मुझे मतलब नहीं। बस एक स्टेटमेंट में क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला, अपेडा, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों साथ में कैसे जाएंगे? तो 1 और 2 साथ में कैसे जाएंगे? ठीक, सिक्किम हैज बिकम इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, पढ़ा है ना सिक्किम वाले में, इंडिया का फर्स्ट नहीं ओनली फुली ऑर्गेनिक स्टेट अभी तक सिक्किम ही मेंटेन है। 2016 में सिक्किम ने 2 काम किए, एक तो वो ओपन डेफिकेशन फ्री में फर्स्ट स्टेट बना, और इंडिया का फर्स्ट जो है वो ये भी बना, क्या बोलता है, ऑर्गेनिक स्टेट। और ओपन डेफिकेशन तो बहुत सारे स्टेट हो गए लेकिन फ्री, लेकिन ऑर्गेनिक वाले में सिक्किम ने अभी तक मेंटेन किया। तो सिक्किम वाली बात सही है, सिक्किम वाली बात सही है, ये हमने कर लिया था। अब सिक्किम वाली बात सही, 3 थी हम जानते थे, 2 पे आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप यह समझ लीजिए कि इंप्लीमेंटेशन जो है जानना पड़ता है यहाँ पे, और फिर फाइनली 50-50 करके तो आना ही है वहाँ पे, तो कोई क्या दिक्कत है? 2 और 3 दोनों होंगे। ये अपेडा का स्कीम है, इसके साथ ये समाप्त होता है। प्लीज़ अच्छा परफॉर्म करिएगा ना, प्लीज़ परफॉर्म वेल, अच्छे से करिए और इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करके आइएगा। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, अंडरस्टैंड द फैक्ट। तुक्केबाजी एक्सट्रीम करके करना, डालना, व्यूज़ लाना अलग बात है, वो ये अपना प्राइवेट में चला के लोगों के लिए ये करना कि लोगों का रिजल्ट है वो अलग बात है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। अब मैं अभी सोने जाता हूँ, अब 1 बज गया ना 2017 का, ये भी जल्दी कर दूंगा, हम निपटा दूंगा, और उसके बाद जो विमियो पे डाल दूंगा आराम से पासवर्ड लगा के। पब्लिकली डालूंगा ही नहीं, है ना, पब्लिकली डालूंगा ही नहीं, क्या ज़रूरत है जब किसी को यार एडमिशन लेने से मतलब ही नहीं है, फिर बाद में बस फ़ायदा और कोई मतलब कुछ उससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं। तो इससे बढ़िया है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो देखें सक्सीड हो, इसमें क्या बुराई है, जो अपने हैं सो अपने हैं यार।
थैंक यू सो मच। आप भी अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अब प्रीलिम्स आ गया है तो आप कितना भी विद्वान हो, इंटरव्यू दिया हो, मेंस दिया हो, उससे मतलब नहीं है। लग जाइए बच्चे की तरह प्रीलिम्स की तैयारी में एकदम ना। थैंक यू। गुड नाइट।